संविधान में ये लिखा हुआ है कि वे सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड जो लोग हैं उनके लिए आप कानून बना सकते हैं। इसमें अभी बहाना सरकार क्या बना रही है और कोर्ट भी क्या बहाना बनाया, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है SC ST और सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, ये क्लियर कट लिखा हुआ है। तो SC ST के लिए कैटेगरी क्लियर कट है मेरे ख्याल में, उसमें जो जनगणना वाले फॉर्म में है। डिमांड लोगों की है कि BC कैटेगरी भी क्लियर कट होनी चाहिए और पूरी लिस्ट नीचे हो, ताकि कोई स्पेलिंग में मिस्टेक और गड़बड़ ना हो। यही असली मकसद है जनगणना का। कम्युनिटी को कभी रिजर्वेशन मिला किसी भी स्थान पे तो मुझे उसकी तलाश है, मुझे प्लीज बता दें एक्सरसाइज करके। या 7.5% शेड्यूल ट्राइब्स को कहीं भी रिजर्वेशन मिला किसी भी जगह किसी भी साल, तो मुझे बहुत बेकरारी से तलाश है उसकी। एक भी बार किसी जगह भी पूरा रिजर्वेशन किसी भी कम्युनिटी को नहीं मिला। आप जनगणना कराते रहिए, आंदोलन करिए, सरकार बनाइए, फिर खुद देंगे रिजर्वेशन। हम करेंगे 10% रिजर्वेशन हम लोग करेंगे। 10% से ज्यादा आंख उठा के नहीं देखने देंगे किसी भी चीज पे, बाकी सब छीन लेंगे। वो रिजर्वेशन है असली। बाकी सब छीन के अडानी अंबानी यूसुफ लुलू जैसे लोगों से तकसीम बंटवारा कर दिया जाएगा। सोशलिज्म का असली मसला वो है रिजर्वेशन। 10% जिनका है, 10% उनके घर पे दरवाजा नॉक करके, और अगर दरवाजा नहीं खोलेंगे तो दरवाजे के बाहर रख के आया जाएगा वो 10% एक एक घर। OBC परिवार की बेटी हूँ और अपने हक और अधिकार के लिए, अपनी बहनों के सम्मान के लिए, अपनी बहनों के मान सम्मान के लिए और उनकी शिक्षा के लिए और उनको बराबर में लाने के लिए ही आवाज उठा रहे हैं दिन प्रतिदिन। और हम उम्मीद करते हैं आप सभी से कि ये लड़ाई हम सबकी है और हम सबको इसमें साथ मिलकर फाइट करना है और जीतना भी है। लेकिन किसी भी एक दिन या एक कोई छोटी बात नहीं है। आज हमारा बहुत ही अहम मुद्दा है जाति जनगणना को लेकर, और जाति जनगणना से हमारा सीधा सवाल है केंद्र सरकार से, और केंद्र सरकार ही तब बदले तब कुछ देश का अच्छा हो सके। क्योंकि हम सीधा सीधा पॉइंट पे आते हैं। हमारे बहुत अच्छे स्पीकरों ने बहुत सारी चीजें हमें जड़ से बताई, तो उसको मैं रिपीट ना करते हुए सीधा मुद्दे पर आ जाती हूँ। क्योंकि जाति जनगणना होना इसीलिए जरूरी है, हम उस भारत के अंदर रहते हैं जो संविधान से चलता है, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के निर्णय से, जो शिक्षा के बेसिस पर संविधान लिखा गया, जिसमें आजादी की बात हो, जिसमें महिलाओं की बात हो, जिसमें शिक्षा की बात हो और जिसमें रोजगार की बात हो। और जो बढ़ती हुई महंगाई ने आज हम सीधा महिलाओं पे फिर पुण्यवार कर दिया। तो ये बात और ये सवाल सीधा केंद्र सरकार से है, और केंद्र सरकार ने को जो 2 गुजराती भाइयों ने कैप्चर किया हुआ है, हमें सिर्फ उनको उखाड़ फेंकना है। अगर उनको हटाने के लिए हमें बहुत बड़ी शक्ति की जरूरत है, बहुत बड़ी एकजुटता की जरूरत है, एक ताकत की जरूरत है, और संगठित होकर ही हम इससे ये लड़ाई जीत सकते हैं। तो बात सीधी आती है बराबरी के अधिकार की, और हम बात अगर ये लोग कहते हैं कि आप OBC आप आरक्षण की मांग करते हैं, बिल्कुल ये हमारा राइट है और ये हमारा अधिकार है, कोई दी हुई भीख नहीं कि हम इनसे आरक्षण मांग रहे हैं। मैं बी द पीपल की बात करती हूँ, नॉट ए हिंदू, नो मुस्लिम, नो सिख, नो ईसाई। बी द पीपल की सिमिलरिटी अगर स्कूली शिक्षा से ली जाए तो फिर कोई जरूरत नहीं, हमें नहीं चाहिए आरक्षण। लेकिन अगर ऐसा वहां नहीं है, बराबरी नहीं है और बी द पीपल के अकॉर्डिंग ये देश नहीं चल रहा है, तो फिर हमें आरक्षण चाहिए, हमें सम्मान चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए और बराबरी की सिमिलरिटी चाहिए, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। क्योंकि हर बार हम ही लोगों को पीछे छोड़ दिया जाता है। मैं बात यूपी से हूं तो यूपी की आपके सामने लाकर खड़ी करती हूँ। आज यूपी की स्थिति बद से बदतर है, यूपी की ही नहीं पूरे इवन भारत की आप देख रहे हैं। यहाँ ऐसी मानसिकता के लोगों में के हाथों में देश की चाबी है कि जो एक बड़े लीडर के घर शिफ्ट करने से, घर को गंगा जल से
भविष्य को खा रहा है। धीरे धीरे आज छोटे छोटे बच्चे जो बिल्कुल नौनियाल बच्चे हैं वो भी समझ गए इस सरकार की नीतियों को। तो हमारा यूथ कहाँ सो रहा है? हमारे किसान भाई, हमारी माताएं, सभी को कहती हूँ कि अपने हाथों में शस्त्र उतरो रोडों पर, और हमें आंदोलन उस वक्त तक करना होगा जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता। क्योंकि मुझे सरकार सिर्फ यूपी की ही नहीं बदलनी, हमें और आपको पूरे केंद्र से इस सरकार को उखाड़ फेंकना है और उसी नीति पर हमें काम करना है। संगठित होकर हम ओबीसी हैं, एक समाज से आते हैं। हम ये नहीं कहते कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ। नाम लगाने से सर कुछ नहीं होता, काम करने से देश बदलता है। और फोटो पर और उनके चौराहों पर जो है जूतों से पीटा गया, उनके फोटो पर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में अगर सामाजिक न्याय के पक्ष में दलित ओबीसी का संगठन, दलित ओबीसी का कोई नेता अगर खड़ा होता है तो उस पर FIR हो जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री के तस्वीर के ऊपर सभाओं चौराहे पर, चौक चौराहों पर जो है उनको पीटा गया और पुलिस सामने थी, लेकिन पुलिस शायद अंदर से आह्लादित हो रही थी या अंदर से आघोषित समर्थन दे रही थी। यूजीसी के रेगुलेशन में नरेंद्र मोदी को इस तरीके से पीटा गया और इस तरीके से ये किया गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस देश के भीतर केवल सवाल, अभी जो जंतर मंतर पर लोग बैठे थे कल, सर एक मैं वाक्य बताता हूँ। मैं फेसबुक पर कल एक पोस्ट लिखा था, एक बेगूसराय के हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता, मतलब जिला स्तर के नेता है, वो फोन करके मेरे से इतना बहस उन्होंने किया, आपत्ति दर्ज किया। मैं इस हवाले से केवल ये कहना चाहता हूँ कि सवाल सिर्फ पार्टी का नहीं है, ये जाति का है। चाहे भाजपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे राजद का हो, चाहे जदयू का हो, चाहे और भी पार्टियां को, लोजपा, किसी भी पार्टी का हो, एक खास समूह के लोग, एक खास वर्ग के लोग सीधे तलवार लेकर के संविधान के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, लोकतंत्र के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, आरक्षण और प्रतिनिधित्व के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि 2047 में हम जो है विकसित राष्ट्र बनाएंगे। जब तक सभी जाति वर्ग समूह के लोगों को समाज के मुख्य धारा से जोड़ा नहीं जाएगा, अरे मूर्खों, बताओ कि कैसे तुम 2047 में जो है विकसित भारत बनाओगे? जब तक सभी वंचित समुदाय के लोगों का, दलित ओबीसी के लोगों का नीति निर्धारण में जब तक जो है भागीदारी नहीं होगी, तो कैसे जो है आप 2047 में विकसित भारत बनाओगे? ये बात सही है कि हमारे पास शिक्षा का अभाव है, ये बात सही है कि हम बहुत वंचित कमजोर लोग हैं, लेकिन ये भी बात सही है कि हमारे पास डॉक्टर रतन लाल जैसे, सूरज मंडल जैसे ऐसे इंटेलेक्चुअल भी हैं जो आपको बैठ के पढ़ा सकते हैं, आपके नीति निर्माण में आपके साथ बैठ करके भागीदारी दे सकते हैं, आपका नेतृत्व कर सकते हैं। एक गंभीर विषय पर हम लोग आज एकत्रित हुए हैं, लेकिन ठीक आज से एक दिन पहले ओबीसी के हित के लिए इस देश में एकमात्र दस्तावेज मंडल आयोग की रिपोर्ट को देने वाले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बीपी मंडल की जयंती थी। मैं उन्हें आज पुनः नमन करता हूं और यह आपको बताना चाहूंगा कि कई पार्टियां इस देश में और बिहार में और लाखों लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी, क्योंकि वो जानते हैं कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करना ही उनके कई समस्याओं का समाधान होगा, जिसको रोकने के लिए तमाम जो इस देश के रिएक्शनरी फोर्सेस हैं, यानी कि जो खास तौर से ऐसे सवर्ण समाज जो संविधान में विश्वास नहीं रखते हैं, वो पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। कई पार्टियों ने किया, लेकिन मुझे आश्चर्य लगा कि इस देश की एक बड़ी पार्टी के बड़े नेता और उसके कुछ छुटभइये नेता ने उनको याद करना उचित नहीं समझा, जो दावा करते हैं कि वो ओबीसी के हित के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जो इस दावा को अपने नेता के गणेश परिक्रमा तक ही सीमित रखते हैं। मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि ओबीसी को किसी पार्टी की जरूरत नहीं है, वो अपनी लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। हम किसी पार्टी के मोहताज नहीं। आज यहां उपस्थित हमारे बहुत प्रिय साथी भाई विजेंद्र जी हैं, कुलदीप जी हैं, राज बहादुर जी हैं, मंजीत साहू जी हैं, डॉक्टर रतन लाल हैं और यूट्यूब में
जो हमें साथ देते हैं, तमाम लोग हैं। मैं लेकिन खास तौर से इस्तकबाल करना चाहूंगा जो कुछ ही जेन जी जो हमारे समाज के आज इस सभा में उपस्थित है, क्योंकि आप जब आगे बढ़िएगा तो हमें अपने मुकाम तक पहुंचने पर कोई रोक नहीं सकता। और मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने समय निकाला, क्योंकि आप अगर हमारी बात समझेंगे और अपने दोस्तों को बताएंगे तो जिनके भविष्य के लिए हम ये संघर्ष कर रहे हैं वो मुकम्मल रूप से हमारे समक्ष होगा, हम उसमें कामयाब। देखिए, बड़े दिलचस्प टॉपिक दिया गया, ईमानदारी से लागू करो। किसको कहा गया ईमानदारी से? जो सर से पांव तक बेईमान है, जिन्होंने देश के सत्ता और संसाधन को दुरुपयोग करके देश को लूट लिया, जिन्होंने अपने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से संस्थागत भ्रष्टाचार किया, जिन्होंने इस देश के बच्चों के भविष्य के साथ पेपर लीक के माध्यम से खिलवाड़ किया, और उनको जब वो सड़कों पे आए तो उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया वो अंतरराष्ट्रीय खबर है। ये उनको बता रहे हैं और हम उनसे ईमानदारी की उम्मीद कर रहे हैं जो भगवान राम को नहीं छोड़े, उनके मंदिर तक को लूट लिया। के तहत आने वाली सुविधाएं मिलेंगे, कल्याणकारी योजना और अपने आर्थिक प्रमाणों को विकसित करेंगे। यही लक्ष्य है, यही सामाजिक न्याय है। इसी बात को लेकर 2011 की जनगणना से पहले आदरणीय लालू प्रसाद यादव साहब, आदरणीय मुलायम सिंह साहब, आदरणीय शरद यादव साहब उस दौर में आवाज उठा रहे थे कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जाति एक सच्चाई है, यह झूठ नहीं सकती। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने अपने समय पर कहा था, जब लड़ाई हो रही थी नेहरू जी के समय पे भी, क्लास होनी चाहिए कि कास्ट होनी चाहिए। तब राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था क्लास ज्यादा महत्व नहीं रखती, क्लास एक गरीब आदमी अमीर हो सकता है, एक अमीर आदमी गरीब हो सकता है, क्लास का बदलाव होते हैं, लेकिन जात कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ती और मरना प्रांत तक लगी रहती है। आज भी अगर बाबा साहब अम्बेडकर जी के विरोधी अगर उन्हें याद करें तो जात उनके पीछे होती, वो गाली भी देते हैं और उनका जाति सूचक शब्द से इस तरीके से उपहास और उनका अपमान करते हैं। मैं कल को मर जाऊं, मैं जात का धोबी, मैं अगर मर जाऊं, संजय मर गया नहीं होगा, अरे संजय कलोजिया बेचारा धोबी था, मर गया। जात पीछा नहीं छोड़ती, जात एक सच्चाई है। और इसी सच्चाई को लेकर जब 1911 से पहले की जनगणना से पहले जब हमारे आदर्श ने, हमारे बड़े नेता, हमारे महान नेताओं ने लड़ाई लड़ी कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, तब भी यही सवाल उठा। बड़ी मुश्किलों से अनुसूचित जाति, हालांकि जातिगत जनगणना के नाम पर गणना तो हुई लेकिन जातिगत गणना नहीं हुई। वो गणना बड़ा जब दबाव और प्रेशर बना तो अलग से गणना की गई कि इतने % शेड्यूल कास्ट के अंदर फला जाति इतनी प्रतिशत है, फला जाति इतनी प्रतिशत है, फला जाति इतनी प्रतिशत, लेकिन उसे सार्वजनिक नहीं किया गया। अरे जब सार्वजनिक नहीं किया गया तो आप उनके लिए क्या कल्याणकारी योजनाएं लाएंगे, क्या उनके लिए आर्थिक पैमाना सेट करेंगे, क्या उनको आरक्षण की परिधि में बढ़ाएंगे? बिहार एक ऐसा राज्य है जहां जातिगत सर्वे हुआ, लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व, उनके संघर्ष, भाई तेजस्वी यादव जी के दबाव में उनके संघर्ष ने जब मजबूर कर दिया केंद्र सरकार को, जातिगत सर्वे का नाम लेकर उन्होंने अनुमति दी। उस सर्वे में जातियां निकल के आई, उसमें पिछड़ी जाति, दलित जाति, आदिवासी जातियों की संख्या और बढ़ गई। तब जब बढ़ी तो बिहार सरकार ने तय किया
तेजस्वी जी के नेतृत्व में अब आरक्षण की परिधि को 65% बढ़ा दिया जाए। 65% वो आरक्षण और ईडब्ल्यूएस का 10% आरक्षण, यानी 75% आरक्षण की मांग की गई और उसे संविधान की 9वीं सूची में दर्ज करने की बात हुई। लेकिन ये सरकार, वर्तमान की सरकार, पूरी तरीके से मनोवादी सिद्धांतों पर चलने वाले ब्राह्मणवादी सरकार है। ना इसका नेता ठीक है, ना इसकी नीति ठीक है, ना इनकी नियत ठीक है। इनकी नियत षड्यंत्रकारी नियत है। ये लोग देश को गुमराह करते हैं। छल कपट षड्यंत्र ही इनका हथियार है और इसी हथियार के तहत सत्ता की महत्वाकांक्षा, ज्वलंत महत्वाकांक्षा की पिपासा इन्हें सत्ता की कुर्सी से चिपकाए रखने की कोशिश करते हैं ये लोग अपने आप को। उसके लिए चाहे देश को किसी भी कगार पे ले जाने की बात हो जाए, देश बर्बाद हो रहा है, आर्थिक स्थिति डगमगाई हुई है, समाज लोकतंत्र को बचाना है, इस देश को बचाना है। मैं ज्यादा ना बोलते हुए इतना ही कहूंगा। देखिए आज 12 फाग का दिन है। ये जो 12 फाग का दिन है, बहुत से माइनॉरिटी के लोगों को नहीं पता होगा ये वीपी सिंह की देन है। और हम वीपी सिंह के भी सिपाही हैं, हम लोहिया जी के भी सिपाही हैं, हम गांधी जी के भी सिपाही हैं, हम कर्पूरी ठाकुर जी के भी सिपाही हैं, हम चरण सिंह जी के भी सिपाही हैं। जो लोकतंत्र को बचाने वाला इंसान है, हम उनके सिपाही हैं। हम मनुवादियों के सिपाही नहीं है। चाहे पैदल हमें घूमना पड़े 40 साल रोज। हमने देखा है सामाजिक न्याय के जो लोग होते हैं वो 100 के बराबर एक होता है। हमने देखा है वीपी सिंह जी जब 11 महीने की सरकार बनी थी तो उनको बतेरा कहा कि तुम्हारा प्रधानमंत्री बनो, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, उनको देख के फिरे चलो दोबारा बनने के लिए। आज तो कुर्सी पे कोई चिपक जाता है ना तो छोड़ने को तैयार नहीं होता। देखिए आपके सामने 75 साल हो गए और जो उनके बॉस थे जिन्होंने कानून बनाए थे उनकी बात मानने को तैयार नहीं है। क्योंकि कुर्सी की जरूरत है। जिससे एक बीवी नीचे सही उससे देश चला दिया, जिसने कहना है सामाजिक न्याय की बात करी उसको कहने पागल दे करके और एक तरफ बिठा दिया। तो ये मनवादियों की ताकतें हैं। ये ताकतें या जाग जाओ, होशियार हो जाओ। ये ताकतें जो है यहाँ की नहीं है, ये विदेशों की ताकतें हैं। हमारे लोगों को हिंदू मुस्लिम बना करके दिमाग को डाइवर्ट करके एक मिसगाइड कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, ज्यादा ना बोलते हुए हमारे यादव साहब बैठे हुए हैं, पुराने बहुत संघर्ष कर रहे हैं। इन्होंने सामाजिक न्याय के लिए शरद यादव जी के साथ काम किया, वीपी सिंह के साथ किया। लेकिन हमारा मकसद एक है, कुर्सी नहीं है, ना हमें कैंडल चाहिए, ना हमें कोटे चाहिए, हमें चाहिए सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय जब तक नहीं आएगा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब का संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। इसलिए मजबूरी है जितने भी सेकुलर लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको एक बार आना होगा। और ये जो आज आप देख रहे हो, आज हमने बहुत देखा, वीपी सिंह जी के साथ हम गेहूं के आदमी पे गए थे, ये बदरगाह में मीटिंग हुई थी। उन्होंने कहा था हरकेवल प्रसाद दिल्ली के उत्तर प्रदेश का देखते, गंगा चरण राजपूत, बापू काल जाते, शरद यादव, गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद, सरकारें आती हैं और जाती हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं मीडिया के बंधुओं, आप कान खोल के सुन लो, ये मोदी जो मीडिया है ये तुम्हारे बच्चों को कुछ नहीं देने वाला। एक ताकती हिंदू मुस्लिम बना करके तुम्हें मिसगाइड करके गुमराह करके ये कर रहे हैं। आज जो सोशल मीडिया है यही सच्चाई है, यही आने वाले में तो कहूँगा अगर सरकार बने, चाहे राहुल जी की बने, चाहे किसी की भी बने, इस सोशल मीडिया को बढ़ावा देना चाहिए। खाली जेब खाली पेट ये जो है सच्चाई की लड़ाई लड़ना है। एक इंडिया चैनल है मनुवादियों के, एक चैनल चला रहे झूठे और सारे मिसगाइड गुमराह कर देते हैं, वही पूरे दिन जो है झूठ फैलाते हैं। इसलिए मैं ज्यादा ना बोलते हुए इतना ही कहूंगा, समाज में जितने भी हैं, जितने भी 10-20 सोशल मीडिया के लोग हो, देखिए आप होशियार हो जाओ, संगठित हो जाओ। पैसा तो दुनिया कमाती है, पैसा आएगा जाएगा, लेकिन सामाजिक न्याय के जो लोग होते हैं उनके दिमाग में ब्राह्मण बनिया पंडित जैनी ये नहीं होता। उसे देश को बचाना होता है, समाज को बचाना होता है। इसलिए मेरी आपसे ज्यादा ना बोलते हुए इसको छोटी सी बात को मैं 2 घंटे भी बोल सकता हूँ, लेकिन मैं काम की बात करूंगा, सिर्फ काम की बात ये कहूंगा। देखिए लालू जी ने मंडल का विवेकानंद में जब आपने देखा हो घोटाला किसने किया था, इंक्वायरी किसने बिठाई थी, जेल कौन गया था, ये आप आंखों के सामने है।
इसलिए मैं ज्यादा ना बोलते हुए इतना ही कहूंगा, जितने भी सामाजिक न्याय के लोगों ने बात करी है, चाहे वो वीपीसी हो, अर्जुन सिंह जी हो, कर्पूरी ठाकुर जी हो, चौधरी चरण सिंह जी हो, राकेश टिकैत जी हो, या चौटाला जी हो, या देखा उनका क्या हाल हो रहा है। उनका हाल इसलिए हो रहा है कि वो मनोवादियों के सिद्धांतों का काम नहीं करते, वो सामाजिक न्याय के लोगों का काम करते हैं, वो दलितों के लिए काम करते हैं, वो पिछड़ों के लिए काम करते हैं, वो देश के लिए काम करते हैं, वो संविधान के लिए काम करते हैं, वो आपके टेंडरों के लिए काम नहीं करते। इसलिए मैं ज्यादा ना बोलते बाका चौधरी आपका मैं यही कहूंगा, जितने भी हमारे 10-20 चैनल है, सोशल मीडिया है, ये तुम्हारी ताकत है, यही तुम्हारे चैनल में हौसला है। खाली पेट खाली जेब आज वो नहीं होता इंसान जो अपने लिए जिए। इंसान उसको कहते हैं जो समाज के लिए जिए, देश के लिए जिए, लोकतंत्र को बचाए, संविधान को बचाए, उसको इंसान कहते हैं। वो इंसान गुने चुने होते हैं, वही कर्पूरी ठाकुर बनते हैं, वही राजा साहब वीपी सिंह बनते हैं, वही चौधरी चरण सिंह बनते हैं, वही गांधी बनते हैं, वही लोहिया बनते हैं, लेकिन वो नहीं बनते कि आज सरकार इसकी है तो उधर को बन गए, आज सरकार उधर की है तो उधर को चले गए। देखिए मैं ज्यादा ना बोलते हुए फिर आपको मैसेज देना चाहता हूँ, ये आपकी ताकत बहुत बड़ी ताकत है, इससे तो हिला सकते हो। मुझे याद है सीपीसी का पीएचडी में है इंजीनियर, वो हम जब काशी राम जी की शुरुआत करी थी तो 4 लोग थे रमेश पारेख में, लेकिन उन्होंने कहा कि हिम्मत नहीं हारना। आज 4 नहीं है, आज तो कई से लोग हैं। इसलिए मैं आपको ज्यादा ना बोलते मैसेज